लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ नीड। एग्जांपल्स में सबसे पहला है टू इन्फिनेटिव, यानी टू वाला नीड का एग्जांपल। सबसे पहला मैंने आपको रूल दिखाया था कि हमें प्रिंसिपल वर्ब अगर नीड हो तो हमें टू लगाना है, और ऑक्सिलरी वर्ब अगर नीड हो तो हमें क्या करना है, टू का यूज नहीं करना है। तो उसी टू इन्फिनेटिव वाला यूज हम यूज देखते हैं कि कैसे होता है। पहला एग्जांपल है यू नीड टू विजिट डॉक्टर जस्ट वंस। तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम नीड को एज अ प्रिंसिपल वर्ब ले, तब हमें उस टू के बाद इंफिनेटिव लेना है। यानी कि नीड के बाद टू आएगा और टू के बाद क्या आएगा, दूसरा एक वर्ब आएगा। हमेशा आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमें सेंटेंस में दो वर्ब दिए गए हो, पहला वर्ब और दूसरा वर्ब, तो उन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए हमें टू का यूज करना है। और ये जो टू वाला वर्ब होता है ना, उसे हम कहेंगे इन्फिनेटिव। ओके, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे कौन से दो वर्ब दिए गए हैं, एक तो नीड है वो वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब, और विजिट है वो भी वर्ब है। ओके, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, टू का यूज किया। तो टू विजिट क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। अब देखिए इन्फिनेटिव का यूज यानी कि टू का यूज हम कौन से टाइप के सेंटेंस में करेंगे, जब भी हम नीड को एज अ प्रिंसिपल वर्ब लेंगे तब। यू नीड टू विजिट डॉक्टर जस्ट वंस, तुम्हें डॉक्टर से एक बार डॉक्टर से सिर्फ एक बार मिलने की जरूरत है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब में देखेंगे। नीड का यूज यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल वर्ब हुआ था, मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ए बी। यू नीड ओनली विजिट डॉक्टर, तुम्हें सिर्फ डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। देखिए सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, चाहे हम नीड को एज अ ऑक्सिलरी वर्ब ले, चाहे हम नीड को एज अ प्रिंसिपल वर्ब ले, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। आपको ये याद रखना है। यू नीड टू विजिट डॉक्टर, तो हमने टू विजिट लगाया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यू नीड ओनली विजिट, तो हमने क्या किया, ओनली लगाया। क्यों ओनली लगाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी हम नीड का यूज, मैंने आपको लास्ट वाला सेकंड वाला लास्ट वाला रूल क्या बताया कि नीड इज ओनली यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जब भी प्रश्नार्थ वाक्य हो और नकार वाक्य हो, तब हम सिर्फ नीड का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें हकार वाक्य नीड से नीड को लेके बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नीड के साथ या तो ओनली लगाएंगे या तो हार्डली। तो ये वाला जो ओनली है उसी को मैंने यूज किया है ऑक्सिलरी फॉर्म में। नीड है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ऑक्सिलरी वर्ब जब भी नीड हो सेंटेंस में, तब हम कभी भी हकार वाक्य नहीं बना सकते, लेकिन हम ओनली के साथ बना सकते हैं। तो हमने इसीलिए क्या किया, यू नीड ओनली विजिट। ओके, नीड और विजिट के बीच में ओनली लगा दिया, ताकि ये नीड क्या हो जाए, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाए और हकार वाक्य बन जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन दिस मैटर, तुम्हें इस बात में दखलगिरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट का रूल मैंने क्या बताया कि जब भी हम नीड को एज अ प्रिंसिपल वर्ब लेंगे, तब वहां पे हमें क्या करना है, नीड से पहले, बिफोर नीड, नीड से पहले हमें क्या लेना है, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट लेना है। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, नीड से पहले डू नॉट लगाया। यहाँ पे नीड से पहले हमने डू नॉट लगाया। यू डू नॉट नीड टू इंटरफेयर इन दिस मैटर, तुम्हें इस बात में दखलगिरी करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट को हमने कहाँ पे लगाया, नीड से पहले। तो ये नीड क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। ओके, ये नीड हमारा प्रिंसिपल वर्ब है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हमें नीड को ऑक्सिलरी वर्ब में लेना है। तो यहाँ पे मैंने कहा यू नीड नॉट इंटरफियर इन दिस मैटर, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के मीनिंग सेम होता है, तुम्हें इस बात में दखलगिरी करने की जरूरत नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग। स्ट्रक्चर में क्या अलग है, एक तो यू है वो तो आएगा ही आएगा, हमने यहाँ पे डोंट नीड लगाया और यहाँ पे नीड नॉट लगाया।
टू इंटरफेयर इन दिस मैटर, इंटरफेयर इन दिस मैटर, यहाँ पे टू लगाया, यहाँ पे टू नहीं लगाया। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये नीड एज अ प्रिंसिपल वर्ब है, इसीलिए हमने उसके आगे डू नॉट, डिड नॉट या फिर डज नॉट लगाना चाहिए। और यहाँ पे नीड है वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, इसीलिए हमने हमने आगे से डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट को रिमूव करके पीछे नॉट लगा दिया। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा रूल है, ये वाला, वी यूज नॉट आफ्टर नीड। जब भी हम नीड का यूज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, तब हम क्या करेंगे, आफ्टर नीड, नीड के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो हमने सेम चीज यहाँ पे की है। अगर हमें नीड को एज अ ऑक्सिलियरी फॉर्म लेना है तो हम नीड के बाद नॉट लगाएंगे, और एज अ प्रिंसिपल वर्ब लेना है तो नीड से पहले डू नॉट लगाएंगे। ओके, दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, नीड के बाद टू आया और उसके बाद दूसरा वर्ब, यानी कि दोनों वर्ब के बीच में हमने टू लगा दिया और दोनों वर्ब को तोड़ दिया। और दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया, नीड ऑक्सिलियरी वर्ब है, लेकिन वर्ब तो है ही, भले ऑक्सिलियरी वर्ब है, और उसके बाद इंटरफेयर भी वर्ब है, तो दोनों वर्ब को तोड़ने के लिए हमने नॉट का यूज किया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ही डज नॉट नीड टू कम देयर विथ अस, उसे वहां पे हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीड को एज अ ऑक्सिलरी फॉर्म लिया, इसीलिए हमने क्या किया, एज अ प्रिंसिपल वर्ब लिया, इसीलिए हमने डज नॉट लगाया। ओके, उसे हमारे साथ वहां पे आने की जरूरत नहीं है। अगर हम नीड को एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब ले तो हम क्या करेंगे, नीड के बाद नॉट लगाएंगे। तो हमने नीड के बाद नॉट लगाया और नीड के पहले जो डज नॉट था उसको रिमूव कर दिया। ओके, चलिए सेंटेंस का मीनिंग सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही नीडेड सम मनी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, उसे आर्थिक संकट की वजह से कुछ पैसों की जरूरत थी। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, सम मनी क्या है, ऑब्जेक्ट, किसकी जरूरत थी, कुछ पैसों की, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक आर्थिक संकट की वजह से उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। नीडेड यानी कि ये हमारा हो गया वर्ब, जरूरत थी, इसीलिए नीडेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हमने क्या देखा था वो देखते हैं। पहले हमने देखा था कि नीड कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि नीड का यूज प्रिंसिपल, अगर नीड को हम एज अ प्रिंसिपल वर्ब ले तो नीड का यूज हम कोई भी सेंटेंस में ले सकते हैं, चाहे वो सिंपल हकार वाक्य हो, नकार वाक्य हो या फिर प्रश्नार्थ वाक्य हो। लेकिन जब भी हम नीड का यूज एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लेंगे तब उसका यूज सिर्फ या तो प्रश्नार्थ वाक्य में होगा या तो नकार वाक्य में। और अगर फिर भी हमें नीड को एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लेना है तो किसके साथ लेंगे, हार्डली और ओनली के साथ, इसके बिना हम हकार वाक्य नीड का नहीं बनाएंगे। ओके, तो चलिए उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, डू आई नीड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, क्या मुझे बर्थडे पार्टी अटेंड करने की ज़रूरत है, क्या मुझे बर्थडे पार्टी अटेंड करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, डू आई नीड, आई क्या है, सब्जेक्ट, नीड यानी ज़रूरत होना, करने करने की ज़रूरत है, करनी चाहिए, तो नीड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। फिर टू अटेंड क्या हो गया, ये भी मेन वर्ब हो गया। सेंटेंस में दो वर्ब है इसीलिए दोनों को तोड़ने के लिए हमने टू का यूज किया। दोनों वर्ब साथ में नहीं आ सकता, इसीलिए दोनों के बीच में हमने टू नाम की दीवार खड़ी कर दी। ओके, इसीलिए हमने टू लगा दिया। फिर हमने कहा कि बर्थडे पार्टी, क्या क्या अटेंड करना था, बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पे बचा क्या, डू, तो डू क्या है, यहाँ पे डू है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमेशा डू आता है, डू है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, और नीड है वो ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है। यहाँ पे नीड का यूज एज अ प्रिंसिपल वर्ब हुआ है, इसीलिए हमने डू को ऑक्सिलियरी वर्ब लिया। चलिए अब हम देखते हैं उसी सेंटेंस को, नीड को हम लेते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब में। नीड आई अटेंड द बर्थडे पार्टी, क्या मुझे बर्थडे पार्टी अटेंड करनी चाहिए, करने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, डू को रिमूव कर दिया और डू को रिमूव करके आई नीड की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। आई नीड की जगह पे हमने क्या किया,
नीड आई कर दिया और टू को रिमूव करके डायरेक्ट अटेंड से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया। दोनों सेंटेंस में यही फर्क है, स्ट्रक्चर अलग आएगा लेकिन मीनिंग सेम आएगा। ओके, अब यहाँ पे नीड है वो कौन से ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब है, तो यहाँ पे नीड है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसीलिए दो दो ऑक्सिलियरी वर्ब साथ में नहीं आ सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे डू का यूज नहीं किया और नीड को ही एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब ले लिया। और मेन वर्ब कौन सा है, अटेंड। पहले एग्जाम्पल में कौन सा मेन वर्ब था, एक तो नीड और दूसरा अटेंड, दो दो मेन वर्ब थे, एक नीड और दूसरा अटेंड, दोनों के बीच में हमने टू नाम की दीवार खड़ी कर दी। और डू क्या था, ऑक्सिलियरी वर्ब। दूसरे सेंटेंस में नीड को हमने एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लिया है, इसीलिए दूसरे डू को हमने नहीं लिया। दो दो ऑक्सिलियरी वर्ब साथ में नहीं आ सकते। थर्ड एग्जाम्पल, डू आई नीड टू गिव यू रिमाइंडर अगेन, क्या मुझे आपको दूसरी बार याद करवाने की जरूरत है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसके जैसा ही सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे, डू आई नीड टू अटेंड फर्स्ट एग्जाम्पल में था। ओके, यहाँ पे और तीसरे सेंटेंस में क्या है, डू आई नीड टू गिव, तो नीड क्या है, मेन वर्ब, और गिव क्या है, मेन वर्ब। दोनों को जोड़ने के लिए हमने दोनों वर्ब के बीच में टू लगाया और डू को क्या लिया, इज एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इसी सेंटेंस में हम नीड को एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लेंगे, तो हम क्या करेंगे, डू को रिमूव कर देंगे और आई नीड की प्लेस को एक्सचेंज करके नीड आई कर देंगे। डू को हटा दिया और आई नीड की जगह पे हमने यहाँ पे नीड आई कर दिया और टू को भी हटा के गिव कर दिया। ओके, नीड है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है और गिव है वो मेन वर्ब है। दोनों मेन वर्ब साथ में नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे नीड भी मेन वर्ब है और गिव भी मेन वर्ब है, इसलिए दोनों के बीच में हमने टू लगा दिया ताकि दोनों वर्ब अलग अलग हो जाए। लेकिन फोर्थ वाले एग्जाम्पल में तो नीड है वो मेन वर्ब नहीं है, वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसीलिए दोनों वर्ब के बीच में हम अगर टू ना लगाए तो भी चलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे मेन वर्ब को गिव लिया और नीड को एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लिया, इसीलिए टू को रिमूव कर दिया। चलिए, हार्डली मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस में हम अगर नीड को एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लेना है तो हम हकार वाक्य में नीड के सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन हार्डली और ओनली के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पहला सेंटेंस है, आई नीड हार्डली से दैट यू आर द डिलीजेंट पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, मुझे ये शायद ही कहने की जरूरत है कि यू आर द डिलीजेंट पर्सन, तुम बहुत परिश्रमी व्यक्ति हो, तुम बहुत मेहनतू व्यक्ति हो। आई नीड हार्डली से का मतलब क्या होता है कि मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यू आर द डिलीजेंट पर्सन, कि तुम परिश्रमी व्यक्ति हो, तो मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऑलरेडी परिश्रमी हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड हार्डली से दैट आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू। मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा या फिर आभारी रहूंगी। चलिए, नीड के जितने रूल्स थे वो हमने देख लिए और उनको उन रूल्स को सेंटेंस के साथ भी कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेयर। डेयर यानी हिम्मत करना। देखिए, जनरली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उस डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। ओके, तो उस डेयर को हमें ऑक्सिलियरी फॉर्म के रूप में यूज करना है। ओके, डेयर इज यूज्ड बोथ एज प्रिंसिपल वर्ब एंड एज एन ऑक्सिलियरी, यानी कि डेयर का यूज है वो एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी हो सकता है और ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में भी हो सकता है। दोनों टाइप के सेंटेंस हमें देखने हैं। डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब, जितने रूल्स नीड के थे वही सारे रूल्स डेयर के ही है, दोनों रूल में कोई फर्क नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब। जब भी हम डेयर का यूज एज अ प्रिंसिपल वर्ब करें तब हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि वी यूज टू इन्फिनेटिव आफ्टर डेयर, जैसे हम नीड के बाद टू लगाते थे उसी तरह डेयर के बाद भी टू वाला वर्ब आएगा। we use do not, does not, did not before there in negative sentence। नेगेटिव सेंटेंस में हम डेयर के पहले do not, does not और did not का यूज करेंगे, जैसे हम नीड के पहले करते थे उसी तरह से। और डेयर एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, डेयर का यूज अगर हम ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में करें तो उसका क्या रूल है, वी डोंट यूज टू इन्फिनेटिव, यानी कि डेयर के बाद हम टू नहीं लगाएंगे, डेयर के पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं।
वी यूज नॉट आफ्टर डेयर, हम डेयर के बाद नॉट का यूज करेंगे। डेयर इज ओनली यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी डेयर का यूज सिर्फ प्रश्नार्थ वाक्य और नकार वाक्य में होगा। ओके, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। टू इन्फिनेटिव वाले पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आई डेयर्ड टू गो इन द घोस्ट हाउस, यानी कि मैंने घोस्ट हाउस में यानी भूतिया बंगले में जाने की हिम्मत की थी। यहाँ पे आई क्या है? आई है सब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहले टू इन्फिनेटिव वाले एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें डेयर आता हो। आई डेयर्ड टू गो इन द घोस्ट हाउस, मैंने भूतिया बंगले में जाने की हिम्मत की थी। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट। गो क्या है? वर्ब, जाने की हिम्मत की। इन द घोस्ट हाउस, कहाँ पे जाने की हिम्मत की? घोस्ट हाउस में। ओके, तो यहाँ पे डेयर है वो क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि जब भी हम हकार वाक्य यूज कर तो हकार वाक्य में कभी भी डेयर का यूज हम ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में नहीं करेंगे और मेन वर्ब के रूप में ही करेंगे। मेन वर्ब, देखिए डेयर के बाद टू आया। अब देखिए मैंने आपको टू इन्फिनेटिव वाला रूल क्या बताया था कि वी यूज टू इन्फिनेटिव आफ्टर डेयर। डेयर के बाद हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे, लेकिन कब? जब डेयर का यूज हम एज अ प्रिंसिपल वर्ब करेंगे तब। तो यहाँ पे भी सेम है, डेयर के बाद हमने क्या यूज किया? टू लगाया, और टू के बाद क्या आया? दूसरा वर्ब। तो यानी कि ये डेयर है वो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। ओके, मेन वर्ब। और दूसरा वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है? गो। दोनों के बीच में क्या लगाया? टू, ताकि दोनों जो वर्ब है वो ज्वाइंट ना हो सके, और दोनों को बीच में हमने टू लगा दिया। ओके, इसीलिए डेयर क्या है? मेन वर्ब। अब देखते हैं डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। He does not dare to talk in high pitched voice against his father. High pitched voice यानी ऊंचे ऊंचे आवाज में। ओके, उसने वो अपने फादर के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं रखता है। तो यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट हो गया। ओके, ही सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, और उसके बाद डेयर। अब देखिए डू नॉट डज नॉट का रूल क्या था वो हम देखते हैं। वी यूज डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट बिफोर डेयर। डेयर के पहले डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट लगेंगे, लेकिन कब? जब डेयर एज अ प्रिंसिपल वर्ब हम यूज करेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे भी सेम, डेयर के पहले हमने क्या लगाया? डू नॉट या फिर डज नॉट या फिर डिड नॉट लगाया, और उसके बाद टू टॉक। ओके, तो ये क्या हो गया? डेयर है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब डेयर है और मेन वर्ब टॉक भी है। तो दोनों वर्ब के बीच में हमने क्या लगाया? टू, ताकि दोनों वर्ब है वो जोड़ जोड़ ना पाए, इसीलिए। ओके, दोनों के बीच में हमने टू नाम की दीवार खड़ी कर दी। अब देखिए इसी सेंटेंस में हम डेयर को एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लेते हैं। ही डेयर नॉट टॉक इन हाई पिच्ड वॉइस अगेंस्ट हिज फादर, वो अपने पापा के सामने ऊंचे आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं रखता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे डेयर के बाद में नॉट कब लगाना है उसका रूल हम देखते हैं कि वी यूज नॉट आफ्टर डेयर, यानी कि आफ्टर डेयर यानी डेयर के बाद। डेयर के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और कब लगाना है? जब डेयर का यूज हम एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब करेंगे तब। तो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में डेयर के बाद नॉट लगाएंगे। कब? जब डेयर का यूज एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब होगा तब। ओके, इसीलिए डेयर ऑक्सिलियरी वर्ब है और टॉक है वो मेन वर्ब है, दोनों के बीच में हमने नॉट लगा दिया। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस है डज एनीवन डेयर टू कम अक्रॉस लायन, क्या कोई शेर के आगे आने की हिम्मत करता है? ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया? डेयर का यूज किया और कम का यूज किया। डेयर है वो वर्ब है और कम है वो भी वर्ब है, दोनों के बीच में हमने क्या लगाया? टू। क्यों टू लगाया? क्योंकि डेयर है वो मेन वर्ब है, इसीलिए दोनों मेन वर्ब को जोड़ने के लिए हमने बीच में टू का यूज किया है। दोनों मेन वर्ब साथ में नहीं आ सकते, इसीलिए हमने बीच में टू का यूज किया। और डेयर क्या है? मेन वर्ब है, ना ही कि ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, फिर दिया गया है डेयर एनीवन कम अक्रॉस लाइन। पहले सेंटेंस में हमने डेयर का यूज कैसे किया था? एज अ प्रिंसिपल वर्ब। अब इसी सेंटेंस को हमें
डेयर का यूज क्या करना है, डेयर का यूज किस तरह से करना है, एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब। डेयर एनीवन कम अक्रॉस लायन, क्या कोई शेर के आगे आने की हिम्मत करता है, तो हमने क्या किया, डज को निकाल दिया, डज को निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, डेयर एनीवन और एनीवन डेयर को एक्सचेंज कर दिया, पहले डेयर आ गया, बाद में एनीवन आ गया, फिर हमने टू को हटा के डायरेक्ट कम से स्टेटमेंट चालू कर दिया। ओके, यही फर्क है, दोनों का मीनिंग सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। पहले सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा था, डस। ओके, और दूसरे सेंटेंस में डेर। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब में हमने डज लिया है, इसीलिए दो दो ऑक्सिलियरी वर्ब हम साथ में नहीं ले सकते, इसीलिए डेर है वो मेन वर्ब है और डज है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, दोनों ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं हो सकते। और यहाँ पे तो कोई ऑक्सिलियरी वर्ब है ही नहीं, इसीलिए हमने डेर को ही एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब ले लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज नॉट शी डेयर टू टेक रिस्क, क्या वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करती है, तो यहाँ पे देखिए डज नॉट, डज शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, डेयर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, टेक क्या हो गया, मेन वर्ब, दोनों के बीच में टू लगाया ताकि दोनों वर्ब साथ में ना आए। ओके, यानी कि डेयर है वो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हमने किसको लिया है, डज, इसीलिए डेयर को हम एज अ मेन वर्ब लेंगे, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब साथ में नहीं आ सकते। इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं, डेयर नॉट शी टेक रिस्क, क्या वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करती है, तो हमने क्या किया, डज को रिमूव करके डेयर आगे लगा दिया। ओके, और नॉट शी कर दिया और टू को रिमूव कर दिया। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। और जब भी हम सेंटेंस में डेयर का यूज प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करें और जब भी हम सेंटेंस में डेयर का यूज एज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करें, तब हमें कुछ रूल ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ डेयर यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ माय होम। थ्रेशोल्ड यानी कि घर की चौखट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी घर की चौखट क्रॉस करने की। ओके, तो हमने क्या किया, डेयर का यूज किया, हाउ डेयर यू। तो यहाँ पे डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में लिया है। कभी भी कोई भी हकार वाक्य हो, यानी कि कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसमें हम डेयर का यूज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ले सकते। हमेशा हकार वाक्य में जो डेयर आएगा वो मेन वर्ब के रूप में ही आएगा, नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे जो डेयर है वो क्या है, मेन वर्ब। ओके, चलिए नीड का और डेयर का हमने जितने भी रूल और सेंटेंसेस थे वो देख लिए। अब हम देखते हैं ओट टू। ओट टू का मतलब क्या होता है, ओट टू है वो क्या है, शुड का सिनोनिम है। हमें ये काम करना चाहिए, हमें प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम कंप्लीट करना चाहिए, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जितने भी शुड वाले सेंटेंसेस थे उस शुड को रिमूव करके हम ओट टू भी लगा सकते हैं, यानी कि ओट टू का सिनोनिम शुड हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ought to is used to show the opinion and give advice और रिकमेंडेशन, यानी कि सलाह देने के लिए ought to का यूज करेंगे। तो फिर हम शुड का यूज भी सलाह देने के लिए ही करते थे, ओपिन यानी खुद का मंतव्य देना। ओके, चलिए इट शोज द ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, वो ड्यूटी दिखाता है, फर्ज दिखाता है। ओके, ऑब्लिगेशन यानी फर्ज। टू इज नेसेसरी, यानी ओट के बाद टू लगाना जरूरी है, कंपलसरी है। वी कैन से दैट ought to is the synonym of should, हम ऐसा कह सकते हैं कि ought to है वो should का पर्यायवाची है, यानी कि सिनोनिम है। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू ought to try once again, तुम्हें और एक बार ट्राई करना चाहिए, तुम्हें और एक बार कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ought to लगाया। इस सेंटेंस में हम ought to को रिमूव करके should भी लगा सकते हैं, यू शुड ट्राई वंस अगेन, तुम्हें और एक बार ट्राई करना चाहिए। ओके, दोनों का मीनिंग सेम होगा। वी ought to get enough sleep, हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। वी ought to get enough sleep, हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ought to की जगह हम should का भी यूज कर सकते हैं। वी शुड
गेट इनफ स्लीप। लेकिन फर्क ये है कि टू नहीं लगाना है, ought to को साथ में लगाना है, शुड के बाद टू नहीं आएगा। यू ought नॉट टू इंटरवेन इनटू अननोन पर्सन, तुम्हें अननोन पर्सन के बीच में इंटरवेन यानी कि दखलगिरी करने नहीं करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे शुड नोट का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस लेना है तो ओट और टू के बीच में नोट लगाना है। ओट टू नोट ऐसा नहीं आएगा, ओट नॉट टू आएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू में क्या है? यूज्ड टू एक्सप्रेस इज द एक्टिविटी दैट हैपेंड मेनी टाइम्स इन द पास्ट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि भूतकाल में हम जो काम करते थे वो काम करने की हमारी आदत सी बन गई थी, लेकिन अभी वो आदत हमें नहीं है। उसे हम उस टाइप के सेंटेंसेस में हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा है एक्सप्रेस इज द एक्टिविटी दैट हैपेंड मेनी टाइम्स इन द पास्ट, भूतकाल में बहुत बार हो चुकी थी। इट शोज द पास्ट हैबिट्स एंड रूटीन, यानी कि भूतकाल में हमारा जो रूटीन वर्क होता है या फिर पास्ट की हमारी कोई आदत थी उसको दर्शाता है। टू इज नेसेसरी, यानी कि टू यूज के बाद यूज्ड के बाद टू लगाना जरूरी है, जैसे ओट टू में था उसी तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टेम्पल, मेरी दादी मंदिर जाया करती थी। यानी कि यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? भूतकाल में हमारे कोई काम करने की आदत सी बन गई थी और वो काम हम रेगुलरली करते थे, उस टाइप के सेंटेंस में हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू गो टेम्पल, मेरी दादी मंदिर जाया करती थी। ओके, यूज्ड टू गो यानी जाया करती थी लेकिन अभी नहीं जाती है। माय फादर इज यूज्ड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि जो काम अ, हमारा पास्ट में भी हमारी कोई आदत थी और अभी भी उसकी आदत बनी बनी है, तो उस वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे? टू बी यूज्ड टू का यूज करेंगे। टू बी प्लस यूज्ड टू। ओके, अब देखिए टू बी में क्या आ सकता है? इज, एम और आर। ओके, ये तीन चीजें आ सकती है। तो इसका मतलब क्या होता है? माय फादर इज यूज्ड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरे फादर को सुबह चलने की आदत है। पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या फर्क है वो भी हम देख लेते हैं। हमने क्या किया? यूज्ड टू गो, एक तो यूज्ड टू लगाया, उसके बाद हमने जो वर्ब फॉर्म है उसका मेन फॉर्म ही लगाया है, ना ही के प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले यूज्ड टू, उसके बाद गो का मेन फॉर्म गो लगाया, गोइंग नहीं लगाया, गो लगाया। और दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया? यूज्ड टू के पहले टू बी का फॉर्म लगाया, यानी इज, एम, आर तीनों में से एक का यूज किया और उसके बाद वॉक नहीं लगाया, वॉकिंग लगाया, यानी कि वॉक का प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि पास्ट में हमें कोई चीज करने की आदत थी तो हमें क्या करना है? यूज्ड टू के बाद वर्ब का मेन फॉर्म लगाना है। और अगर ऐसी कोई आदत है जो पहले भी थी और अभी भी है तो हम उसमें टू बी यूज्ड टू का फॉर्म लगाएंगे। देखिए टू बी यानी इज, एम, आर, उसके बाद यूज्ड टू और उसके बाद क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। जैसे कि दूसरे नंबर का सेंटेंस है, माय फादर इज यूज्ड टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मेरे फादर को सुबह चलने की आदत है। ओके, इज, एम, आर यानी कि टू बी का फॉर्म प्लस यूज्ड टू प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और दूसरा पहला सेंटेंस क्या था? यूज्ड टू, उसके बाद मेन वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, आई डिड नॉट यूज टू रीड टिल मिडनाइट, यानी कि मुझे मिडनाइट तक रीडिंग करने की, पढ़ने की आदत नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमने यूज्ड नहीं लगाया, मेन फॉर्म यूज लगाया है। क्यों? क्योंकि हमने भूतकाल के सेंटेंस में ऑलरेडी डिड नॉट लगा दिया है। डिड खुद अपने आप में ही पास्ट टेंस डिनोट करता है, इसीलिए हमने यूज का यूज्ड नहीं किया और सिर्फ यूज लगाया। आई डिड नॉट यूज टू रीड टिल मिडनाइट, मैं मिडनाइट तक
नहीं पढ़ती थी, मुझे मिडनाइट तक पढ़ने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू यूज टू ईट चॉकलेट्स डेली? क्या तुम रोज चॉकलेट खाया करते थे? क्या तुम्हें रोज चॉकलेट खाने की आदत थी? तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिड लगाया, इसीलिए यूज्ड नहीं लगाया, सिर्फ यूज लगाया, यूज टू। ओके, चलिए आगे देखते हैं सेल्फ वर्कशीट। यहाँ पे हमारे जितने भी ऑक्सिलरी के वर्ब्स थे वो हमने देख लिए हैं। अब हमें इसकी वर्कशीट देखनी है और सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड है जो सेंटेंस में दिया गया है और वो ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से सेल्फ एक्सरसाइज है वो क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, बिटर गुअर्ड इज बिटर। बिटर गुअर्ड यानी करेला, बिटर गुअर्ड इज बिटर, करेला कड़वा होता है, करेला कड़वा है, तो इज क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब। फिर दिया गया है बी पोलाइट यानी कि विनम्र बनो, बी, तो बी क्या है, ऑक्सिलियरी फॉर्म। तीसरा एग्जांपल, बी हेल्पफुल टू पीपल, लोगों को मददरूप बनो, बी, बी क्या है, ऑक्सिलियरी फॉर्म। फोर्थ एग्जांपल, लुक एट देम हाउ प्रीटी ऑल गर्ल्स आर, उनके सामने देखो, हाउ प्रीटी ऑल गर्ल्स आर, वो लड़कियां कितनी सुंदर है, तो यहाँ पे ऑक्सिलियरी फॉर्म क्या है, आर। ओके, आर है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। इट वॉज वेरी कोल्ड इन कैनेडा वेन वी वेंट देयर, जब हम वहां पे गए तब कनाडा में बहुत ठंड थी, तो यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब कौन सा है, वॉज है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब देखिए, इट वॉज वेरी कोल्ड, इतना सेंटेंस हम देखते हैं, इट वॉज वेरी कोल्ड, वहां पे ठंड थी, तो इस वाले सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसी को हम मेन वर्ब मानेंगे। तो वॉज क्या है, वॉज ही ऑक्सिलरी वर्ब है और वॉज ही मेन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सीमा वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आर्यन वॉज मेकिंग टी। जब आर्यन, सीमा वॉज राइटिंग अ लेटर यानी कि सीमा लेटर, पत्र लिख रही थी, जबकि आर्यन चाय बना रहा था, तो यहाँ पे वॉज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। किसका ऑक्सिलरी वर्ब है, राइटिंग का, WRITE, राइटिंग मेन वर्ब है और उसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, वॉज। वॉज राइटिंग, लिख रही थी, राइट यानी लिखना, और वॉज राइटिंग यानी लिख रही थी। आर्यन वॉज मेकिंग टी, तो यहाँ पे वॉज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, किसका, मेकिंग का, बना रहा था। मेक यानी बनाना, मेकिंग, वॉज मेकिंग यानी बना रहा था। आई हैव सम आइडियाज, मेरे पास कुछ आइडिया है, यहाँ पे हैव ऑक्सिलियरी वर्ब है। नेक्स्ट, मिस्टर मेहता हैज बीन टीचिंग सिंस 2001। मिस्टर मेहता है वो 2001 से पढ़ा रहे हैं, यानी कि उनका जो काम है वो पहले भी पढ़ाना चालू था और अभी तक पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ाना चालू ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैज बीन क्या हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब, किसका, टीचिंग का। ओके, ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। जो काम हमारा पास्ट में भी चालू था और अभी तक चालू ही है, उसको हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। उनका पढ़ाने का काम कब से शुरू हुआ था, 2001 से, और अभी तक चालू ही है। हैज बीन टीचिंग, हैज बीन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। नाइन्थ, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड। जब हम पहुंचे तब मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड। ओके, किसका है, स्टार्टेड का, स्टार्ट हो चुकी थी, स्टार्ट यानी शुरू होना, और स्टार्टेड, हेड स्टार्टेड यानी स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डिड सफर अ लॉट इन माई लाइफ, मैंने मेरे जीवन में बहुत सफर किया है, सफर यानी सहन करना, मैंने सहन किया है, तो डिड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, किसका, सफर का। अब देखिए, जनरली अगर हम देखें तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, आई सफर्ड अ लॉट, SUFFERED। ओके, आई सफर्ड अ लॉट, तो यहाँ पे हमने सफर्ड नहीं लगाया, सफर लगाया है।
तो सफर लगाया है इसीलिए हम आगे डिड लगाएंगे तो भी चलेगा। सफर्ड अगर हमें नहीं यूज करना है तो आगे डिड लगा के हमें सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाना है, ताकि क्या होगा, डिड लगाने से स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आई डिड सफर अलॉट इन माई लाइफ, मैंने मेरी लाइफ में बहुत सफर, बहुत सहन किया था। सिंपल पास्ट टेंस। ओके, डिड ऑक्सिलरी फॉर्म है सफर का, और सेंटेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट जाके आगे डिड लगा दिया और सफर्ड नहीं लगाया, सिर्फ सफर लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव टू गो टुमारो, मुझे कल जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, कोई चीज ऐसी होती है जो हमें अंदर से करने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी करनी पड़े, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हैव टू और हैज टू का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी जाने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। जो काम हमें जबरदस्ती करना पड़े हमारी इच्छा के अगेंस्ट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हैव टू और हैज टू का यूज करेंगे। आई विल हैव टू गो, मुझे कल जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कौन सा है ऑक्सिलरी फॉर्म, विल हैव टू। ओके, विल हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, और टू लगाने से सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस में अगर जो काम हमें नहीं करना है फिर भी करना पड़े तो उसमें हम विल हैव टू या हैज टू का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड द जॉब फॉर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर यानी कि हमारे खाने पीने के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए तुम्हें रोजी रोटी के लिए तुम्हें जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड, ढूंढनी पड़ेगी, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो पड़ेगा पड़ेगा वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उस टाइप के सेंटेंस में हम हैव टू और हैज टू का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। 13th एग्जांपल, हु कैन सॉल्व दिस सम, कौन ये सम को सॉल्व कर सकता है, तो कैन है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ, या फिर क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ, तो इसमें क्या आएगा, मैं क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, फिर दिया गया है, आई माइट हैव लिटिल स्टमक पेन, मुझे थोड़ा सा पेट दर्द है। माइट यानी थोड़ा सा, लिटल देखिए, लिटल यानी बहुत कम, तो कम से भी कम अगर पॉसिबिलिटी हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, मे की जगह पे माइट का यूज करेंगे। ओके, आई माइट हैव लिटिल स्टमक पेन, मुझे थोड़ा सा पेट दर्द है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन मस्ट क्लीन देयर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि बच्चों को दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए। मस्ट, मस्ट क्या दिखाता है, मस्ट क्या दिखाता है, मस्ट ऑब्लिगेशन दिखाता है, ड्यूटी दिखाता है। ओके, कोई काम हमें करना ही चाहिए, तो उस टाइप के सेंटेंस में मस्ट का यूज होगा। बच्चों को दिन में 2 बार दांत साफ करने ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे माइट है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, शायद हो सकती है, शायद नहीं भी होगी। ओके, नेक्स्ट, शी माइट बी स्लीपिंग, वो शायद सो रही होगी, यानी कि इस टाइम पे जो अभी टाइम चल रहा है उस टाइम पे सो रही होगी। तो यहाँ पे माइट बी क्या है, ऑक्सिलियरी फॉर्म। ही माइट हैव बीन हैप्पी, वो खुश होगा, शायद वो खुश होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, माइट हैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही माइट हैव बीन हैप्पी, वो शायद खुश हुआ होगा, यानी कि भूतकाल की बात की है कि शायद वो खुश हुआ होगा और शायद भी ना हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने माइट के बाद हैव लगा दिया और उसके बाद बीन क्यों लगाया, क्योंकि देखिए हैप्पी है वो एडजेक्टिव है और यहाँ पे ही है वो सब्जेक्ट है। ओके, ही है वो सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव हैप्पी है, यानी कि सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया गया है, इसीलिए वर्ब की प्लेस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे बीन लगाया है। ओके, और ऑक्सिलरी का वर्ब कौन सा है, माइट हैव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीड ही वेट एनी लॉन्गर, क्या उसे अब और इंतजार करने की जरूरत है, तो यहाँ पे नीड क्या है, ऑक्सिलरी फॉर्म। ओके, चलिए।
सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलियरी फॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है और एक्चुअल में ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में ऑक्सिलियरी फॉर्म्स का यूज किस तरह से होता है। लेट्स फिनिश इट। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए लेसन के साथ। थैंक यू।